नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका वकील दोस्त एडवोकेट राहुल लखेरा और आपका स्वागत है आज के इस धमाकेदार एपिसोड में, जहां हम कानून के एक ऐसे पेंच को सुलझाने वाले हैं जिसे सुनकर शायद आपको लगे, अरे भाई ये क्या चल रहा है। आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम बात करेंगे एक ऐसे जजमेंट की जिसने निजता के अधिकार मतलब राइट टू प्राइवेसी और एक निष्पक्ष सुनवाई मतलब फेयर ट्रायल के अधिकार के बीच की लक्ष्मण रेखा को थोड़ा सा हिला दिया है। आपने अक्सर सुना होगा कि प्राइवेसी बहुत जरूरी है, लेकिन क्या होगा जब आपकी प्राइवेसी किसी और की न्याय की राह में रोड़ा बन जाए? जी हाँ, आज हम मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के एक ताजा फैसले पर चर्चा करेंगे जिसने ये बता दिया कि पति पत्नी के बीच के मामलों में व्हाट्सएप चैट भले ही बिना सहमति के लिए गए हों, फिर भी अदालत में सबूत बन सकते हैं। तो मेरे दोस्तों, केस का टाइटल है श्रीमती अंजलि शर्मा वर्सेस रमन उपाध्याय। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम लॉ को समझेंगे भी और उसमें थोड़ा तड़का भी लगाएंगे। तो समझते हैं कि आखिर मामला क्या था, यानी एक पति पत्नी और व्हाट्सएप की कहानी। तो हुआ यूं कि एक पति महोदय थे जिनका नाम था रमन उपाध्याय। इनकी पत्नी श्रीमती अंजलि शर्मा। अब पति को शक हुआ कि पत्नी का कहीं और चक्कर चल रहा है। एक अनार 100 बीमार वाली कहावत तो सुनी होगी, लेकिन यहाँ एक फोन और 100 राज वाला मामला था गुरु। पतिदेव ने अपनी पत्नी के फोन में एक ऐसा स्पेशल एप्लीकेशन डाल दिया जिससे पत्नी की सारी व्हाट्सएप चैट्स सीधे उसके फोन पर फॉरवर्ड होने लगी। ए भाई, ये तो ऐसा है जैसे आपने किसी को दिल दिया है, जहां भी देंगे और वो आपका बैंक अकाउंट ही खाली कर दे। और फिर क्या था, पति के हाथ में कुछ ऐसे चैट्स लगे जो उनके हिसाब से साबित करते थे कि पत्नी का किसी तीसरे व्यक्ति के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। पति महोदय दौड़े दौड़े फैमिली कोर्ट पहुंच गए और इन चैट्स को सबूत के तौर पर पेश। पत्नी का प्राइवेसी का ब्रह्मास्त्र यानी डिफेंस की दलील। अब पत्नी के वकील साहब ने कहा, हुजूर ये सरासर गलत है। मेरे मुवक्किल की इजाजत के बिना उसके फोन में ऐप डालना और उसकी चैट्स निकालना उसकी निजता के अधिकार मतलब राइट टू प्राइवेसी का सीधा सीधा उल्लंघन है। बताओ जरा। उन्होंने दलील दी कि जब सबूत ही गैर कानूनी तरीके से जुटाए गए हैं तो उन्हें अदालत में कैसे पेश किया जा सकता है। ये तो ऐसा है जैसे पूरी करके कोई सामान ले आओ और कहो ये मेरा है। अब यहाँ पर पत्नी के वकील ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का हवाला दिया, जिसमें आमतौर पर ऐसे सबूतों को अमान्य मतलब इनएडमिसिबल माना जाता है जो अवैध तरीके से हासिल किए गए हों। पति का फेयर ट्रायल का रामबाण यानी पति का जवाब। लेकिन पति के वकील साहब भी कम नहीं थे। उन्होंने कहा, हुजूर ये चैट्स हमारे केस के लिए बहुत जरूरी हैं। हमें अपनी बात साबित करने का निष्पक्ष मौका मिलना चाहिए। उन्होंने अपनी दलील में धारा 14 परिवार न्यायालय अधिनियम सेक्शन 14 ऑफ द फैमिली कोर्ट एक्ट का जिक्र किया। आइए यहीं पर समझते हैं कि ये धारा 14 आखिर क्या बोलती है। तो सेक्शन 14 ऑफ द फैमिली कोर्ट एक्ट, दोस्तों ये धारा परिवार न्यायालय को थोड़ी छूट देती है। ये कहती है कि फैमिली कोर्ट भारतीय साक्ष्य अधिनियम इंडियन एविडेंस एक्ट के कड़े नियमों से बंधा नहीं है। यानी अगर किसी मामले में कोई सबूत सीधे तौर पर साक्ष्य अधिनियम के तहत मान्य ना भी हो, लेकिन अगर फैमिली कोर्ट को लगता है कि वो सबूत मामले को सुलझाने में मदद करेगा तो वो उसे स्वीकार कर सकता है। सीधा सीधा कहें तो ये धारा फैमिली कोर्ट को ज्यादा लचीलापन देती है ताकि वो परिवार से जुड़े विवादों को प्रभावी ढंग से सुलझा सके। पति के वकील ने कहा कि फैमिली कोर्ट को यह अधिकार है कि वो ऐसे सबूत भी ले सके जो मामले के लिए प्रासंगिक मतलब रिलेवेंट हो, भले ही वो साक्ष्य अधिनियम के तहत मान्य ना हो। अब समझते हैं हाई कोर्ट का फैसला। जब प्राइवेसी और न्याय आमने सामने हो, यानी जस्टिस आशीष श्रोती का ऑब्जर्वेशन को समझते हैं। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच के जस्टिस आशीष श्रोती ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी। उन्होंने कहा, देखिए भाई, हमारे संविधान में कोई भी मौलिक अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट निरपेक्ष मतलब एब्सोल्यूट नहीं है। यानी ऐसा नहीं है कि आपने कह दिया प्राइवेसी तो बस अब कुछ और नहीं चलेगा। जस्टिस साहब ने बड़े ही कमाल की बात कही। जब दो मौलिक अधिकार टकराते हैं, जैसे कि यहाँ निजता का अधिकार राइट टू प्राइवेसी और निष्पक्ष सुनवाई फेयर ट्रायल का अधिकार, दोनों ही हमारे संविधान के अनुच्छेद 21 आर्टिकल 21 के तहत आते हैं, तो कई बार निजता के अधिकार को निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार के सामने झुकना ही पड़ता है।
ये तो वही बात हो गई गुरु, जब दोस्ती और प्यार में से किसी एक को चुनना पड़े तो दोस्त को चुनना ज्यादा सही है। पर यहाँ तो न्याय की बात है। फैमिली कोर्ट एक्ट की ताकत यानी सेक्शन 14 एंड 20 ऑफ द फैमिली कोर्ट एक्ट। कोर्ट ने खास तौर पर परिवार न्यायालय अधिनियम की धारा 14 और 20 सेक्शन 14 एंड 20 ऑफ द फैमिली कोर्ट एक्ट का जिक्र किया। अब धारा 20 मतलब सेक्शन 20 ऑफ द फैमिली कोर्ट एक्ट, ये धारा कहती है कि परिवार न्यायालय अधिनियम के प्रावधान किसी भी दूसरे कानून जैसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम पर अधिभावी मतलब ओवरराइडिंग इफेक्ट होंगे अगर कोई विरोधाभास होता है। यानी अगर फैमिली कोर्ट एक्ट कुछ और कहता है और इंडियन एविडेंस एक्ट कुछ और, तो फैमिली कोर्ट एक्ट की बात मानी जाएगी। कोर्ट ने कहा कि ये धाराएं फैमिली कोर्ट को ये शक्ति देती है कि वो इलेक्ट्रॉनिक सबूतों सहित किसी भी दस्तावेजी सबूत को स्वीकार कर सके, भले ही वो साक्ष्य अधिनियम के तहत एडमिसिबल ना हो। अब मुख्य बात यह है कि फैमिली कोर्ट को ये लगे कि ये सबूत मामले को प्रभावी ढंग से सुलझाने में मदद करेगा। अब साथ में ये भी समझते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 122, यानी एक और दिलचस्प पॉइंट, कोर्ट ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 122 सेक्शन 122 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट का भी हवाला दिया। तो ये धारा विवाहित व्यक्तियों के बीच हुई किसी भी बातचीत को अदालत में उजागर करने की अनुमति देती है, खासकर जब पति पत्नी के बीच ही कोई मुकदमा चल रहा हो। तो देखा, कानून ने पहले से ही कुछ ऐसे दरवाजे खोल रखे हैं जहां प्राइवेसी को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है। पब्लिक जस्टिस और फेयर ट्रायल आप पड़ला भारी। कोर्ट ने कहा कि अगर निष्पक्ष सुनवाई के लिए जरूरी सबूतों को सिर्फ इसलिए बाहर कर दिया जाए कि वे राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन करते हैं, तो सार्वजनिक न्याय मतलब पब्लिक जस्टिस को नुकसान होगा। ये तो ऐसा होगा कि आपने लंच के लिए बुलाया और खाना ही नहीं दिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर धारा 14 को पूरी तरह से लागू नहीं किया गया तो फैमिली कोर्ट्स का गठन करने का मूल उद्देश्य ही खत्म हो जाएगा। यानी उनका मानना है कि प्रासंगिकता मतलब रिलेवेंस ही सबूत को स्वीकार करने का मुख्य पैमाना होना चाहिए। अच्छा, अब समझते हैं हाईकोर्ट ने क्या क्या बातें साफ की। निष्कर्ष पर आते हैं। हाईकोर्ट ने इस फैसले से कुछ महत्वपूर्ण बातें साफ की। रिलेवेंस ही मतलब प्रासंगिकता ही सब कुछ है। कोर्ट ने कहा कि सबूत मान्य है, भले ही उसे कैसे भी हासिल किया गया हो, बशर्ते वो मामले के लिए रिलेवेंट हो। केवल स्वीकार करना सबूत नहीं, सिर्फ सबूत को रिकॉर्ड पर लेना ये नहीं मान लेता कि वो बात साबित हो गई। कोर्ट उसे परखेगा, उसकी विश्वसनीयता को देखेगा। निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार ये सुनिश्चित करता है कि किसी भी पार्टी को सबूत पेश करने के अधिकार से वंचित ना किया जाए ताकि उसे निष्पक्ष सुनवाई मिल सके। गैर कानूनी तरीका मतलब छूट नहीं। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि भले ही सबूत को स्वीकार कर लिया गया हो, लेकिन जिस व्यक्ति ने गैर कानूनी तरीके से उसे हासिल किया है उसे उसके लिए कानूनन जवाबदेह ठहराया जा सकता है, चाहे वो दीवानी मतलब सिविल मामला हो या आपराधिक मामला। यानी जो जीता वही सिकंदर वाली बात है। अगर आपने कुछ गलत किया है तो उसकी जवाबदेही तो बनेगी ही। सावधानी से परखा जाए। ऐसे सबूतों को कोर्ट को बहुत सावधानी और सतर्कता से देखना चाहिए ताकि ये पता चल सके कि उनमें कोई छेड़छाड़ मतलब टेम्परिंग तो नहीं हुई है। इसलिए फैमिली कोर्ट के उस आदेश को जिसमें पति को पत्नी की व्हाट्सएप चैट्स पेश करने की इजाजत दी गई थी, हाई कोर्ट ने सही ठहराया। अच्छा, अब क्या सीखे हम इससे? कानून की दुनिया में हर बार चीजें वैसी नहीं होती जैसी दिखती हैं। इस जजमेंट ने हमें सिखाया कि निजता का अधिकार बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन न्याय का अधिकार उससे भी ज्यादा। जब दोनों में टकराव हो तो न्याय का पल्ला भारी हो सकता है। फैमिली कोर्ट्स को कुछ विशेष शक्तियां मिली हैं ताकि वो परिवार के विवादों को प्रभावी ढंग से सुलझा सके, भले ही उन्हें भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कड़ाई से छूट मिले। तो दोस्तों, टेक्नोलॉजी दोस्ती है, लेकिन कभी कभी दुश्मनी भी। अपने फोन को सुरक्षित रखें, क्योंकि आजकल राज सिर्फ दीवारों के नहीं, व्हाट्सएप चैट्स के भी होते हैं। ये मत सोचना कि अगर आपने गैर कानूनी तरीके से कुछ सबूत जुटा लिए हैं और वो कोर्ट ने मान लिए तो आप दूध के धुले हो गए। हिसाब तो देना पड़ेगा। ये मामला हमें बताता है कि कानूनन समय के साथ कैसे बदलता है और नई चुनौतियों का सामना करता है। उम्मीद है आपको ये जानकारी समझ में आई होगी और पसंद भी आई होगी।